एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां, 24 अगस्त का पहला पेपर शिफ्ट 1 का पेपर यूपी पेट का आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा वो सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। हम लोगों ने स्मृति पे आधारित, जितने हमारे कैंडिडेट ने जो पेपर दिया उन लोगों ने क्वेश्चंस भेजे और उन क्वेश्चंस पे आधारित, उस स्मृति बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस है उस पर आधारित हम लोगों ने जो है यहाँ पे कुछ प्रश्न लिया हुआ, उसका क्या आंसर होगा, बिल्कुल सटीक आंसर है ये, एकदम आप इसको सही आंसर की जो आएगा उससे आप मैच कर सकते हैं। जब पेपर अपलोड हो जाएगा तो बाकी पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी हम लोग आपको इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले तुरंत सब्सक्राइब करिए। और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीपीटी शिफ्ट फर्स्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सारे प्रश्नों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर हुआ 24 अगस्त। जी हां, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संविधान में आप लोगों ने ये चीज पढ़ाया गया था क्लास में आपको कि शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जी हां, वो आता है 21A के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? 21A के अंतर्गत। तो जिन लोगों ने जवाब दिया होगा 21A, उनका जवाब बिल्कुल सही है, 21A होगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या आया था जरा देखते हैं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आता है ना। हेल्थ और सैनिटाइजेशन किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जी हां, इस पे राज्य भी देखता है और केंद्र भी देखता रहता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो जिन विद्यार्थियों ने लगाया होगा समवर्ती सूची, उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे आप अपने डेली लाइफ में क्या होता है, आप अपने बैंक से क्या करते हैं, कुछ पैसे उधार लेते हैं, है ना। उस उधार पैसे पर क्या करते हैं आप, उससे क्या लेते हैं? ब्याज लेते हैं। क्या लेते हैं? बैंक आपसे ब्याज लेता है, तो वो होता है आपका इंटरेस्ट रेट। लेकिन बैंक को भी जब जरूरत पड़ती है पैसे की, तो वो बैंक किससे उधार लेता है? तो बैंक उधार लेता है आरबीआई से, ठीक है ना। और जिस रेट पे वो पैसा आरबीआई को बैंक अदा करता है, उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। तो ऐसा करके ऑप्शन में लिखा था कि जिस रेट पर बैंक जो है केंद्रीय बैंक को पैसा अपना इंटरेस्ट रेट देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न क्या था, जल्दी से देखते हैं। तो अगला प्रश्न था उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। तो जी हां, इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जी हां, इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जिन विद्यार्थियों ने जवाहरलाल नेहरू जवाब लगाया था उनका आंसर बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? तो आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल सटीक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जो यूपी पेट के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ है। ये सारे हमारे स्टूडेंट्स द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है ना। तो कौन कौन सा है? भारत तो है ही आपका, भारत के साथ अफगानिस्तान भी था। ऑप्शन में क्या था? भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और म्यांमार। तो आंसर क्या होगा? वो आंसर होगा आपका म्यांमार जो है आपके सार्क में शामिल नहीं है। तो जिन लोगों ने म्यांमार आंसर लगाया था उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? तो अगला प्रश्न था ठोस वस्तु में विद्युत धारा का संवहन कौन करता है ना। अब इसमें जरा देखो, इसमें क्या होता है, जब कोई भी ठोस वस्तु होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट आपका जो फ्लो होता है, उसमें जो फ्लो करने वाला काम करता है वो कौन करता है? तो वो होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका सही जवाब होगा। तो जिन लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन लगाया होगा आंसर बिल्कुल सही जवाब, आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि कितना नंबर करने पर, अगर आपने कितना अटेम्प्ट किया होगा, कितना आपको मिलना, कितना आपका सही जवाब होगा, कितने पे आप सेफ होंगे कि आप आगे लेखपाल और अदर वैकेंसीज दे पाएंगे, इसकी चर्चा हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, कई बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3। क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जिन लोगों ने ये जवाब दिया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे? तो वो था प्रकाश वर्ष क्या है। इसमें 2 ऑप्शन में एग्जामिनर ने आपको फंसाया था।
कई क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे दो दो ऑप्शन में फंसाया गया था और कई लोगों ने वो गलती की भी होगी। अब इसमें देखो दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन नंबर ए था और एक ऑप्शन नंबर सी था। ए और सी में कंफ्यूजन क्या था? ए में उसने कहा था कि ध्वनि द्वारा चली गई, किसके द्वारा? ध्वनि द्वारा चली गई निर्वात में, किसमें? निर्वात में 1 वर्ष में दूरी। 1 वर्ष में ध्वनि जो है निर्वात में जितनी दूरी चलती है, क्या उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि जो है निर्वात में चलती ही नहीं है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत था। लेकिन जितने लोगों ने 1 वर्ष में चली गई दूरी, केवल इतना अगर याद किया रहा होगा तो पहला ऑप्शन ही जवाब दे देंगे, जो कि गलत था। तीसरे ऑप्शन में शायद था, तीसरे ऑप्शन में था कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है ना? प्रकाश का निर्वात में 1 वर्ष द्वारा चली गई दूरी क्या होती है? आपका प्रकाश वर्ष होता है। तो जी हाँ, जिन्होंने ऑप्शन लगाया होगा उनका जवाब बिल्कुल ही सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दर्प का पर्यायवाची क्या है ना? दर्प का पर्यायवाची, तो आपको बता दूं कि दर्प का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अहंकार। क्या होता है? अहंकार। ऑप्शन में था अहंकार, स्वाभिमान, है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तिरस्कार। 3 ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, लेकिन सही जवाब क्या होगा? आप इसका सही जवाब होगा अहंकार। क्या होगा? अहंकार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता? बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था, पेपर बहुत ही इजी लेवल का था। कट ऑफ कितनी जा सकती है इसका चर्चा हम लोग वीडियो के लास्ट में अभी करेंगे। हिंदी दिवस, तो आंसर होगा 14 सितंबर। जिन लोगों ने यह जवाब लगाया था उनका जवाब बिल्कुल ही सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। एकल का विलोम पूछा था, तो एकल मतलब एक, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? बहुत बोले तो क्या? बहुल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? हिंदी का अगला प्रश्न था कि शुद्धवर्तनी। अब शुद्धवर्तनी में सही जवाब तो मैंने लिख दिया, लेकिन कंफ्यूजन लोगों को कहां हुआ होगा? एक ऑप्शन और था जहां लिखा हुआ था महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा, इन 2 ऑप्शन, ये भी ऑप्शन में मौजूद था, है ना? ऑप्शन एक था क्या? महत्वाकांक्षा, और दूसरा था महत्वाकांक्षा। इन दोनों में से सही जवाब एक था ऑप्शन मां पे आ का मात्रा था, महत्वाकांक्षा लिखा हुआ था। ऐसे करके 4 ऑप्शन आपके दिए हुए थे इस प्रश्न के लिए, लेकिन सही जवाब क्या होगा? महत्वाकांक्षा। जिन्होंने ये लगाया होगा महत्वाकांक्षा, उनका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, जरा देखते हैं हम लोग। ये बिल्कुल सटीक प्रश्न और सटीक आंसर के साथ ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना? जितने हमको क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स द्वारा मिले हैं उन पे तो हमने ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया है आपको तुरंत। अगर आपको पूरा वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो पेपर अपलोड जिस दिन होगा उसी दिन पूरे वीडियो का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस जो भी आए थे, पूरे 100 क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारे टीम विशेषज्ञ द्वारा जो है यहाँ पर इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। संतरा किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? ये भी प्रश्न पूछा गया था, शिफ्ट 1 24 अगस्त यूपी पैट। विटामिन सी, आपको पता है खट्टे फलों में जो हमारा जो विटामिन जो पाया जाता है वो क्या होता है? वो होता है विटामिन सी। इसका नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड। तो फिलहाल पूछा गया था कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न आपका है ओणम। ओणम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो आपको सभी को पता होगा, जीके का बहुत ही शानदार सा ये प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए होंगे, हमारे जो 15 प्रैक्टिस सेट बने हुए थे यूपी पेट का, जो हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट विथ वीडियो सॉल्यूशन लॉन्च किया था ना, अगर वो 15 प्रैक्टिस सेट और उसके वीडियोस जिसने देखे होंगे, गारंटी है वहां से प्रश्न आपको ये सारे जरूर मिले होंगे। जिन लोगों ने किया हो, अगर पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखा हो, वो बिल्कुल कह सकते हैं कि जी सर ये सारे प्रश्न हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देखे हुए थे। जीएस के हर एक प्रश्नों को पूरा संपूर्ण विश्लेषण करके हम लोगों ने दिखाया हुआ था।
इसीलिए कहता हूं कि इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्य एकेडमी के साथ आप लोग जुड़ जाइए, लक्ष्य मंत्रा का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कर लीजिए। अगली बारी लेखपाल की है, लेखपाल आने वाला है, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। कट ऑफ क्या होगी, तैयारी शुरू करने की कट ऑफ क्या होगी, ये हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं। ओणम, ओणम त्योहार किस राज्य का है, तो आप सभी को पता होगा ये त्योहार किस राज्य का है, केरल राज्य का है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, कई बार ये कई एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, एकदम रटा हुआ होना चाहिए आपको कि ये किस जो है पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा असम। कहां पे है ये, असम में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, कई लोगों ने गलती कर दी, गलती क्या हुई जरा देखते हैं दो ऑप्शन में, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और वैरेन हेस्टिंग। दोनों में वैरेन हेस्टिंग और रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों में लोगों को कंफ्यूजन हो गया। कई लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव लगाया होगा, कई लोगों ने वैरेन हेस्टिंग लगाया होगा। देखो दो प्रश्न होता है, अगर सवाल होता कि बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर अगर सवाल होता तो हम लोग लगा देते रॉबर्ट क्लाइव। अगर प्रश्न ये होता कि बंगाल का गवर्नर कौन है तो आंसर होता रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है तो आंसर होगा वैरेन हेस्टिंग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डाउट है कि गवर्नर जनरल पूछा था कि गवर्नर पूछा था। अगर गवर्नर पूछा होगा तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, अगर गवर्नर जनरल पूछा होगा तो आंसर होगा वैरेन हेस्टिंग। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक जो हमारे स्टूडेंट्स ने दिया है, मैक्सिमम लोग का कहना है कि सर गवर्नर जनरल पूछा गया था, तो गवर्नर जनरल के नाते हम लोग आंसर क्या लेके चल रहे हैं, वैरेन हेस्टिंग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है यदि किसी वस्तु की कीमत, मैथ का एक प्रश्न, अभी जीएस के 2-3 प्रश्न और है, जैसे जीएस का एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैं लिख देता हूं, अभी अंत में मैं बताऊंगा, 1-2 प्रश्न और है, ठीक है, उनको भी लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनपुट्स आते जा रहे हैं, क्वेश्चंस आपके बनते जा रहे हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 30% घटा दी जाए, प्रश्न आपने देखा होगा, हूबहू एकदम सेम टू सेम फिगर के साथ क्वेश्चन आपको मिल गया। बहुत ही शानदार, हम लोगों के बच्चों ने एकदम स्मृति पे आधारित क्वेश्चंस हम लोग को बताए। तो उन्होंने क्या बताया, यदि किसी वस्तु की कीमत 30% घटा दी जाए, देखो जरा 30% की वैल्यू कितनी होती है, 30% की वैल्यू हो जाएगी 3/10। मतलब ये हुआ कि पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, 10 रुपया, अगर 3 रुपया घटा दिया जाए तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 7 रुपया, ठीक है। तथा उसकी बिक्री को 20% बढ़ा दिया जाए। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसका मतलब पहले वो कितना वस्तु बेचता था, 5 वस्तु बेचता था। अब 5 में 1 वस्तु और ज्यादा बेचेगा तो कितना बेचेगा, 6 वस्तु बेचेगा, है ना। 10 रुपए का सामान पहले 5 बेचता था तो उसको बिक्री कितने की होती थी, 50 रुपए की होती थी। दाम घटने के बाद क्या हो गया, 7 रुपए का सामान हो गया, वस्तु 6 बेच दे रहा है तो 7 छक कितना हो गया, 42 हो गया। पहले बिक्री 50 की होती थी, अब बिक्री 42 की हो रही है, तो बताओ कितने की घाटा हुई, कितने की कमी आई, 8 की कमी आई। उस 8 की कमी किस पे हुई, 50 पे हुई। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत पूछा हुआ था, है ना, कितने परसेंट का, प्रश्न में कहता है कितने प्रतिशत का घाटा या फायदा हुआ, तो क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16। तो आप लोगों को याद होगा ऑप्शन में था 16% का घाटा, था कि नहीं था ऑप्शन में। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, पेपर शिफ्ट 1 का, तो आप लोग को पता होगा 16% घाटा 16% फायदा दोनों था ऑप्शन में। तो घाटा हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। प्रॉफिट लॉस के तरीकों से आपको कई प्रश्न आपको क्लासेस में सिखाए गए हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न है कैलेंडर, बहुत ही आसान सा प्रश्न। यदि 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो, कह रहा है कि अगर 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो, क्या हो, थर्सडे हो, तो याद करिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था महीने में कितने सोमवार, मैंने कहा था कितने सोमवार, कितने मंगलवार, कितने बुधवार। अगर ये देखना हो तो पहली तारीख पता कर लिया करो, ठीक है। पहली तारीख पता करने के लिए कितने दिनों का अंतर, 24 दिनों का अंतर। छोटा करोगे 7 × 21 बचा कितना, 3 दिन शेष हो जा रहा है। अब यहां से बृहस्पतिवार से 3 दिन पीछे चले जाओ तो बुधवार,
मंगलवार, सोमवार, इसका मतलब पहली तारीख को पड़ जा रहा है सोमवार। जब पहली तारीख को सोमवार पड़ गया, मतलब पहला सोमवार 1 तारीख को, तो दूसरा सोमवार 1, 7, 8, तीसरा सोमवार 8, 7, 15, चौथा सोमवार 15, 7, 22, पांचवा सोमवार 22, 7, 29, कितना हो गया 29, 1, 2, 3, 4 और 1 तारीख को एक ही। कुल एक महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे? तो 5 सोमवार पड़ेंगे। सही जवाब आपका होगा 5। कितना हो जाएगा? 5। तो जिन लोगों ने ऑप्शन में 5 लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, एकदम हूबहू सेम प्रश्न आपसे पूछे गए थे। और इसका सटीक सॉल्यूशन केवल कहां मिलेगा? लक्ष्य मंत्रा के इस चैनल पे मिलेगा। पूरा सटीक क्वेश्चन और सटीक आंसर के साथ अगर आपको चीजें देखनी है तो वो केवल कहां मिल सकता है? लक्ष्य मंत्रा के इस चैनल पे मिल सकता है। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और यह वीडियो कैसा लग रहा है लाइक करिए, कमेंट में बताइएगा कोई वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न ये आपका रीजनिंग का पूछा हुआ प्रश्न था। कहा था कि पक्षी विज्ञान किससे संबंधित है? पक्षी से। तो लिखा था नृविज्ञान किससे संबंधित है? अब देखो, पक्षी तो पक्षी विज्ञान और ऑर्निथोलॉजी इंग्लिश में था, ऑर्निथोलॉजी है ना। लेकिन अगर नृविज्ञान हिंदी में आप पढ़ेंगे तो कई लोग को नहीं पता था कि नृविज्ञान किसका है। लेकिन इसी का अगर आप इंग्लिश सेशन देखे होते तो वहां पर लिखा था एंथ्रोपोलॉजी। क्या लिखा था? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है? मानव शास्त्री, मानव के बारे में पढ़ना, मानव के बारे में जानना, है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश में लिखा हुआ था मैनकाइंड और हिंदी में लिखा था मानव, मैनकाइंड। क्या लिखा था? मानव। तो मानव हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और इंग्लिश में क्या था? मानव बोले तो मैनकाइंड। ठीक है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ही होता है वन हू लव्स मैनकाइंड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न था रिलेशन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही शानदार। लड़की के यहाँ लड़की का नाम लिखा था नीलू, ऐसा करके शायद कुछ नाम था। ठीक है ना। तो मैंने लड़की लिख दिया और लड़के के नाम मैंने नाम लिख दिया अमित। अब एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं रहेगा तो मैंने लड़की और इधर क्या लिख दिया? अमित लिख दिया। क्वेश्चन में नाम दूसरा था, क्वेश्चन पूरा यही था, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन यही था। प्रश्न था एक लड़की को इशारा करते हुए अमित ने कहता है कि मैं उसके पिता, किसके पिता? लड़की के पिता। तो लड़की के पिता क्या हो जाएगा? लड़की हो गई। लड़की के पिता के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र का पुत्र हूं, कौन? अमित। और ये लड़की, अमित कह रहा है इस लड़की के पिता के एकमात्र पुत्र का मैं पुत्र हूं। तो सवाल ये पूछा था उस लड़की का अमित से क्या संबंध है? तो पापा की बहन है वो लड़की, और पापा की बहन क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा बुआ। तो जिन लोगों ने बुआ शब्द, जो बुआ आंसर लगाया होगा उनको 1 नंबर यहां से मिल जाएगा। लगभग 30 से 40 प्रश्न तो मैं आज ही बता दे रहा हूं। बचे हुए 60 प्रश्नों की चर्चा पेपर अपलोड होने, जिस दिन अपलोड होगा उसी दिन आपको पूरा संपूर्ण विश्लेषण के साथ, आज तो सारे प्रश्नों को मैं करा रहा हूं लेकिन उस दिन हमारे जो विशेषज्ञ हमारे हैं, विषय विशेषज्ञ द्वारा उस पूरे पेपर को बढ़िया से सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बार बार मैं कह रहा था कि प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, मात्र 199 में है, कुछ नहीं है 199 रुपए। प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। 15 प्रैक्टिस सेट अगर आपने लगाया होता ना तो एकदम सेम टू सेम उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़ना पड़ेगा। विश्वास के साथ जुड़िए, कोई भी एग्जाम हो हम आपको सटीक मार्गदर्शन देंगे, हम आपको इधर उधर नहीं भटकाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़वाएंगे। जो सटीक आपके एग्जाम्स में आते हैं वो सारी बातें हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं सुपेक्स के बारे में पूछा हुआ था। तो आपको पता है ये ऐप जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के लिए। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। किसके लिए? ठीक है, एआई के लिए जो है ये जारी किया गया था ये ऐप। तो ये ऐप कौन यूज करता है? तो आंसर होगा इस ऐप को यूज करता है सुप्रीम कोर्ट। पकड़ने का इसका सही उपाय क्या था? एस से आप पकड़ सकते थे सुप्रीम कोर्ट। इसको जो आप फुल फॉर्म देखोगे तो उस एस का क्या होगा? इसका मतलब ही होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। तो ये किसके लिए बना था ये ऐप? तो सुप्रीम कोर्ट इसको यूज करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? तो जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय लगाया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही होगा। ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है ना। ग्राम पंचायत, अगर ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या है, अनुच्छेद दिया था कि दिया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो अगर आप क्लियर हो देख लेना। अगर ग्राम पंचायत आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और अनुच्छेद इसका क्या होता है? तो इसका अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 40, राज्य के नीति निर्देशक
तत्व के अंतर्गत ये चीज पूछी जाती है आपकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, जल्दी से देखेंगे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर किया था। तो जिन्होंने ये जवाब लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। तो जी हाँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने अंत समय में जो है आजादी के जस्ट पूर्व जो है ये नारा, आपने अगर एक पिक्चर देखी होगी सुभाष चंद्र बोस की, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को खबर मिलती है कि गांधी जी ने वहां से नारा दे दिया है कि करो या मरो, तब सुभाष चंद्र बोस जी बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो जी हाँ, तो ये नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो जिसने दिया था उनका नाम क्या है? तो वो हमारे बापू जी हैं, महात्मा गांधी जी का ये नारा है, करो या मरो। आई थिंक सब लोगों ने इसका सही जवाब ये लगाया होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं। भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन में रखा था कल्पना चावला, मार मत दीजिएगा। अगर आप लोगों ने कल्पना चावला लगा दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए पहली थी वो। दूसरा पूछा है भारतीय मूल की, दूसरा कौन थी? सिरिसा वंदला। इसका सही जवाब क्या होगा? सिरिसा वंदला, दूसरी थी आपकी सिरिसा वंदला। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, हिमालय की नदियां कौन सी है? ऑप्शन में लिखा था पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, ऐसे करके 4 ऑप्शन बने हुए थे। ठीक है, ये क्रम जरूरी नहीं कि यही था क्रम, जो भी रहा होगा आप देख लीजिएगा। तो हिमालय की नदियां कौन सी है? तो आपको पता है कावेरी और ये गोदावरी, ये तो आपकी दक्षिण की नदियां हैं। और हिमालय का जो हमारा भाग होता है भारत के, इसमें वहां से हमारी जो यहाँ से 2 नदियां निकलती थी, कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, है ना। ब्रह्मपुत्र आपकी इधर जाती थी, गंगा इधर, और फिर सिंधु आपकी ये होती थी। तो हमारे इस हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी थी? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सिंधु दिया नहीं है तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। जिस ऑप्शन में था गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिन्होंने ये जवाब लगाया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, नेपाल की सीमाएं भारत के कितने राज्यों से मिलती है? जी हाँ, तो आंसर होगा 5। अगर आपको भारत का मैप याद होगा तो आप उत्तराखंड से शुरू करेंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद कौन आता था? यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल को टच करते हैं। और यही प्रश्न पूछा था कि भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमाओं से जुड़ते हैं? तो वो 5 राज्य थे। कितने राज्य थे? 5 राज्य। जिन लोगों ने 5 लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही। एग्जामिनर लेकिन बहुत होशियार था, 4 और 5 में कंफ्यूज, 2 ऑप्शन से बहुत उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। ठीक है ना, अगला प्रश्न। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है, ये जो नाम लिखे थे वो 5 नाम लिखे थे। 5वां नाम एक तो मुझे नहीं याद है, 4 क्या क्या थे? पहला था आपका क्या, अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, पहले पे कौन थे? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज किसका था? राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय, है ना। दूसरा क्या था? आर्य समाज। तो आर्य समाज का आप सभी को पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ये 3 तो सबको पता था, 3 का आंसर सबको पता कि 3 बड़े पेट कई बार एग्जाम में पूछे गए ये 3। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अब बचा आपका सत्य शोधक समाज। अब 2 ऑप्शन यहाँ पे थे, मिलान करना था, तो इनका तो मिलान हो गया था बड़े आसानी से। ठीक है ना, अब जो बचा था सत्य शोधक समाज, 2 नाम यहाँ पे लिखे थे। नाम मुझे एक तो याद नहीं आ रहा है क्या था, क्योंकि वो गलत जवाब था इसलिए नाम याद नहीं है। सही क्या था? ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने सही जवाब लगाया होगा इसका वो बिल्कुल सही है। क्या क्या होगा? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, और सत्य शोधक समाज का क्या होगा? ज्योतिबा फुले। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, शिवाजी के समकालीन कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम जी क्या थे? शिवाजी के समकालीन थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इन प्रश्नों का विशेष विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण जब पेपर आएगा
तो विषय विशेषज्ञ, इस पे पूरी चर्चा जो 4 ऑप्शंस के साथ होंगे, इन चारों ऑप्शंस पे चर्चा करते हुए आपको बताया जाएगा, जैसा कि हमारे प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया गया था, जैसा कि हमारे संख्यानाथ की वीडियोस में सॉल्व कराया गया था कि डायरेक्ट आंसर ना बता के हर एक विषय विशेषज्ञ उसका विश्लेषण करके बताता था, है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एशिया का प्रथम नोबेल किसने जीता था? तो आपको पता है साहित्य के क्षेत्र में मिला था, किसको? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को। हाँ, किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है ना, सभी लोगों ने लगाया था यह प्रश्न। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न क्या है जल्दी से देखते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला खत्म नहीं होने वाली है। मैक्सिमम प्रश्न जो हमको इनपुट्स मिल चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स द्वारा, वो सारे हम आपको बता दे रहे हैं सटीक क्वेश्चन सटीक आंसर के साथ। और कितना स्कोर आपका सही होगा लेखपाल और आने वाले वैकेंसीज की तैयारी के लिए, वो भी आपको अभी लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, पहले पेपर देख लो, पेपर को देख के आप खुद भी एक आइडिया लगा लो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगला प्रश्न था, क्रम व्यवस्थित कीजिए। इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। आपको पता है गुलाम वंश शुरू किससे? इल्तुतमिश से। तो पहले कौन आ जाएंगे? इल्तुतमिश आ जाएंगे। इल्तुतमिश के बाद कौन आते हैं? तो आते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी। काफी देर तक कंफ्यूजन इन दोनों में आप लोग को बना रहा हो कि आपको पता है अकबर तो लास्ट में आएंगे। अकबर कब आएंगे? लास्ट में। अब डाउट केवल 2 में था, शेरशाह सूरी को रखा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी को रखा जाए। तो आपको बता दें, जिन लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी को पहले रखा था उनका जवाब बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे शेरशाह सूरी। कौन आ जाएंगे? शेरशाह सूरी। तो सही क्रम होगा क्या? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर, ये होगा आपका सही क्रम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, ये तो बहुत ही कई बार कई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ये तो सबको रटा रहा होगा। जो लोग जीएस कुछ नहीं जानते वो भी इस प्रश्न को बड़े आसानी से कर लिए होंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कौन है? तो ये हमारे हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। जीएस से कुछ और प्रश्न पूछे गए थे, चलिए फटाफट यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं चर्चा कर देता हूं। तो वो प्रश्न था कि सूर्य के सबसे निकट, क्वेश्चन चाहे तो आप नोट कर लें, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को एकदम आसानी से पता है, सौर मंडल का सबसे आसान सा प्रश्न ये है कि सूर्य के सबसे निकट कौन है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य के सबसे निकट कौन है? तो वो है बुध ग्रह। जिन लोगों ने बुध ग्रह लगाया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही था। एक प्रश्न और पूछा हुआ था कि 100 के नोट पर किसका हस्ताक्षर किया होता है? 100 के नोट पर किसका हस्ताक्षर किया जाता है? सभी लोगों ने देखा होगा। किसका हस्ताक्षर होता है भाई, जल्दी से बता दें। तो आपको पता होगा किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये होता है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। किसके? 100 रुपए के नोट पर। तो ये दोनों प्रश्न भी देख लीजिएगा। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट बुध, 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर हुआ है? तो वो हस्ताक्षर हुआ होता है आरबीआई के गवर्नर का। अगला प्रश्न है, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, वीवो आईपीएल आप लोगों ने देखा होगा। कौन है उसके ब्रांड एम्बेसडर? तो जी हाँ, विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली है। शिखर धवन अगर लगा दिया आप लोगों ने तो गलत हो गया आपका आंसर। सही जवाब क्या होगा? विराट कोहली। अगला प्रश्न पूछा गया था, अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं? अजंता की गुफाएं ऑप्शन में थे, दिया था दिल्ली, बेंगलुरु, औरंगाबाद। सही जवाब क्या होगा? औरंगाबाद। अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? तो सही जवाब होगा औरंगाबाद। जिन लोगों ने दिल्ली या बेंगलुरु लगाया होगा, लखनऊ भी ऑप्शन में दिया हुआ था, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, औरंगाबाद। ठीक है ना, तो सही जवाब क्या होगा आपका? औरंगाबाद आपका ये प्रश्न का सही जवाब होगा। एक प्रश्न आपसे और पूछा गया था, सारे प्रश्न देख लो एकदम फटाफट। आप जो सटीक प्रश्न सटीक आंसर के साथ आप इसको देख सकते हैं। आंसर किया मिलाइएगा, एक भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं होने वाला है। ठीक है ना। हिंदी में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है? गागर में सागर जल्दी से बता दो तो आपको सभी को पता होगा, है ना। उसके छोटे से स्पीच जो है वो गागर में सागर जैसा था। मतलब थोड़े में ही बहुत कुछ बता देना। अगर थोड़े ही ज्ञान के द्वारा आपको बहुत कुछ बता दिया जाए तो वो क्या होता है? गागर में सागर, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट था।
आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने यूपी पेट का लॉन्च किया था, और जितने भी एग्जाम्स होंगे सारे एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट हम लोग लॉन्च करेंगे, और वो प्रैक्टिस सेट गागर में सागर साबित होगा। उस 100 प्रश्नों में हम लोग पूरे परिदृश्य को हम लोग वहां दिखा देते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जी हाँ बिल्कुल हमारा गागर में सागर जैसा था। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, थोड़े में ही बहुत कुछ दिखा देना, थोड़े ही बातों में बहुत कुछ बातें आपको बता देना क्या होता है, गागर में सागर होता है। तो जिस भी ऑप्शन में ये रहा होगा आप लोगों ने लगाया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है इंग्लिश का। इंग्लिश से देखो एक पैसेज आया हुआ था, नेहरू जी पे एक पैसेज था, है ना, कि नेहरू जी किस तरह से विज्ञान को और राजनीति को दोनों को समतुल्य बनाए रखते हैं। उनके लिए राजनीति भी उतने ही मायने रखता है जितना मायना उनके लिए क्या रखता है, साइंस रखता है। तो विज्ञान और राजनीति को किस तरह से उन्होंने समतुल्य बनाते हुए इस पैसेज को वहां पे दिखाया गया था नेहरू जी के बारे में। 3 प्रश्न वहां से पूछे हुए थे, और एक प्रश्न आपका पूछा था सिनोनिम्स ऑफ फेमस। तो फेमस का सिनोनिम्स 4 ऑप्शन दिए थे, सही जवाब था पॉपुलर। जिन लोगों ने पॉपुलर लगाया होगा आंसर, वो बिल्कुल सही जवाब था। 5 प्रश्न आने थे, 3 पैसेज से थे नेहरू जी पे, और 2 क्वेश्चन यहां से थे। एक क्वेश्चन था एंटोनिम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब था पारदर्शी। पारदर्शी का उल्टा होता है अपारदर्शी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं, OPAQE। ये आप लोगों ने अगर लगाया होगा तो बिल्कुल सही जवाब था ये, ठीक है ना, ओपेक। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, जीएस का एक प्रश्न और, खेतड़ी। खेतड़ी से प्रश्न पूछा गया था, जीएस का एक प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, खेतड़ी। खेतड़ी संबंधित है, तो खेतड़ी जो है, खेतड़ी संबंधित किससे है, तांबे से। किससा है, तांबा इसका सही जवाब होगा। जिन लोगों ने तांबा लगाया होगा आंसर, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। तो आप लोगों ने सारे क्वेश्चन देखे, हिंदी के क्वेश्चन देखे, इंग्लिश के क्वेश्चन आपको बता दिए गए। हिंदी के 2 पैसेज आए हुए थे। एक पैसेज आपका विज्ञान के ऊपर था, विज्ञान क्या है, विज्ञान कैसे है, और एक पैसेज आपका और था। ठीक है ना, ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, जो मैं प्रैक्टिस सेट में बार बार कहता था। आपको याद होगा संक्रांत की वीडियोस आपने यूट्यूब पे अगर देखी होगी, लक्ष्मंत्रा के चैनल पे आपने संक्रांत अगर देखा होगा, वहां मैंने बार बार कहा था कि 2 घंटे के पेपर में 1 घंटा आपका DI लेके जाएगा, और वही हुआ। मैंने कहा था लेंदी प्रश्न आएंगे, आप भाग नहीं सकते हैं। अब मेरे वीडियोस देखिए, वहां मैंने साफ साफ बोला हुआ था कि लेंदी प्रश्न पूछे जाएंगे, और लेंदी प्रश्न या तो आपके लाइन ग्राफ से पूछे जा सकते थे, या फिर आपके तालिका से पूछी जा सकती थी। और जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तालिका से प्रश्न आपके 2 तालिका पूछेगी, क्योंकि सिलेबस में ही था कि 10 नंबर का तालिका से आपका प्रश्न आना ही आना है। एक तालिका आसान था, तो एक कैलकुलेटिव था। आसान दोनों थे, दोनों के शब्दों को समझना था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, तो मैं उस तालिका को आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो कैसे कैसे वो प्रश्न पूछे गए थे। एक आपको तालिका में अनुपात वाले क्वेश्चन दिए हुए थे। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा याद करिए, कुछ यूं आपके ग्राफ थे आपके। ठीक है, विद्यार्थी 1 2 3 4 कुल 6 या 7 विद्यार्थी थे, है ना, उनका अलग ग्राफ दिया था। तो पहला था 0.65, फिर था 0.35, अप्रॉक्स ऐसे था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और क्वेश्चन निर्देश में ये लिखा था कि यह जो डाटा दिया है, ये अनुपात दिया है। हिस्ट्री का अनुपात दिया था ज्योग्राफी से। हिस्ट्री का अनुपात किससे दिया था, ज्योग्राफी से। ठीक है ना, तो अनुपात के लिए करते क्या, उसको 100 से डिवाइड कर दिए होते आप, 100 से डिवाइड कर दिए होते, चीजें आपको फटाफट मिल गई। आ रही बात समझ में। तो ये प्रश्न ऐसे ही यहां से पूछे गए थे। आप देखते तो ये 100 हो जाता, 100 में ये हो जाता कितना, 65। तो 65 इसको मिल जाता, 100 इसको मिल जाता, ऐसे ही 35 उसको मिल जाता, 100 उसको मिल जाता। इस तरह से प्रश्न आपको सॉल्व करने थे। ठीक है, आपका पेपर अपलोड होगा तो सारे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सारे प्रश्न का सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि ये डाटा पे आधारित है, तो डाटा एग्जैक्ट ना मिलने पर इसका भी हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है कट ऑफ की, कि फाइनली आप कितना किए हो कि आप एकदम सिक्योर हो कि हाँ, क्योंकि आपको पता है 1/4 की माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग कितने की है, 1/4 की है। 100 क्वेश्चन का पेपर है। लेखपाल की लगभग जो है 8000 वैकेंसी आपकी आनी ही आनी है। उस 8000 का अगर हम लोग देख लें तो लगभग 10 गुना लोगों को तो बुलाया ही जाएगा। संख्या में लोगों को बुलाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लगभग 1 लाख लोग जो है आपके बुलाए जाएंगे पेपर के लिए। लगभग 22 लाख 25 लाख लोगों ने पेपर दिया होगा, उसमें से कई लोग अब्सेंट होंगे। बारिश का भी मौसम बहुत तगड़े से था,
है ना। हम लोग के संस्था में हम लोगों ने देखा कि बच्चे बता रहे थे कि लोग भीगते हुए वहां पे पहुंचे हुए थे, तो कई लोग नहीं भी पहुंच पाए। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए फाइनल अगर हम कट ऑफ की चर्चा करें तो हमारे अनुसार से अगर आप माइनस मार्किंग के बाद, माइनस मार्किंग अपना कर लीजिएगा, और माइनस मार्किंग के बाद अगर आप 70 से 80 के बीच में हैं, अगर आप 70 से 80 के बीच में, तो नो डाउट आप तैयारी लेखपाल की शुरू कर दीजिए। और अगर जितनी भी वैकेंसीज हैं, 30,000 वैकेंसीज आपको जल्द ही पेपर में शो किया गया था कि आने वाली है, पेट के अंतर्गत ही वो सारे आपके एग्जाम्स होने हैं, ठीक है ना। तो 70 से 80, 90, 100 मतलब मिनिमम 70 मार्क्स जिनके हैं मिनिमम, वो तैयारी शुरू कर दें। बाकी आयोग पे छोड़ दे कि 70 के ऊपर ले जाता है कि नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि पेपर आसान था, माइनस मार्किंग भी थे, ग्राफ के क्वेश्चंस टफ थे, टफ नहीं था, कैलकुलेटिव था। तो हो सकता है लोग कैलकुलेशन सही ना कर पाए, बहुत ही टफ कैलकुलेशन थे। कैलकुलेशन था 29,800 डिवाइडेड बाई 193, नहीं ये कटता ना ये कटता, आपको 193 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 193 करना, 193 ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछे गए थे। तो काफी लंबा लंबा कैलकुलेशन था। तो हो सकता है लोग के ग्राफ के क्वेश्चन छूटे हैं, हो सकता हो जीएस की कुछ आसान आसान प्रश्नों में ऑप्शन में फंसाया था, वहां लोगों से गलती हो गई हो। मतलब टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सारी गलतियों को माइनस मार्किंग करने के बाद अगर आप 70 पहुंच जा रहे हैं, तो जी हाँ, मेरे हिसाब से आप सेफ जोन में हैं। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, 70 से 80 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिएगा। 30,000 वैकेंसीज जो भी सरकार ने बताई थी उसकी तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दो, ठीक है ना। चलिए, तो आई थिंक आपको आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और वेट करिएगा पेपर के अपलोड होने का। पेपर अपलोड होते ही संपूर्ण विश्लेषण आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट तुरंत सब्सक्राइब करो, और प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर करो, क्योंकि लक्ष्य एकेडमी इस लक्ष्य मंत्रा के चैनल के साथ आपकी सफलता सुनिश्चित करने वाली है, और आपको विश्वास बना के रखना पड़ेगा। ये तो अभी एक उदाहरण था पेट का पेपर, अभी और भी एग्जाम्स आने वाले हैं, और हर एग्जाम्स में लक्ष्य मंत्रा, लक्ष्य एकेडमी आपको साबित करके दिखाएगी कि हम बेस्ट हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आप सभी लोग जुड़े रहिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।